जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट हमेशा से ही यहाँ पर वॉर में लगा हुआ होता है। जब से यहाँ पर इजराइल का क्रिएशन मिडिल ईस्ट में हुआ, तो तब से यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति आई ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है वहाँ का तेल का होना, और साथ ही यहाँ पर अमेरिका का प्रेजेंस होना। और इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ईरान है वो असहज रहता है, असहज होता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, और वो तरीके के यहाँ पर तरीके अपनाता है। जैसे कि यमन में हूती रिबल्स को सपोर्ट करना, इराक़ में अपने मिलिशियाज़ को बिठाना, या फिर कभी कभी यहाँ पर जो ईरान सीरिया है वहाँ पर भी अपने मिलिशियाज़ को बिठाना, या फिर जो गाज़ा है, लेबनान है, वहाँ पर भी अपने मिलिशियाज़ और अपने जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स है उसको यहाँ पर तैनात करना है। जैसे कि हिजबुल्ला है, लेबनान में काम करता है, और इसी के साथ ही गाज़ा है, हमास है, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद है, वो सब यहाँ पर ईरान से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ करता है। हालांकि इजराइल के साथ अभी जो जंग हुई है, ईरान के साथ भी, लेबनान के ऊपर भी यहाँ पर अटैक किया है, इसके अलावा यहाँ पर गाज़ा का भी तहस नहस कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं ईरान की पावर कम हुई है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ईरान अभी भी एक यहाँ पर काफ़ी बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो, और उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार अभी भी है। भले से यहाँ पर 12 दिन का युद्ध में उसका काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन उसके पास हथियार हैं, और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह पर अभी भी अवेलेबल है। और उसको यहाँ पर अब वो और ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी इजराइल के साथ जो हुई थी 12 दिन की जंग, तो उसमें काफ़ी कुछ हथियार इसके बर्बाद हो गए। तो उसको यहाँ पर वो वापस से बना रहा है, ताकि वो अपनी जो वैसी कंडीशन है वॉर से पहले की, उसको यहाँ पर हासिल कर सके, ताकि यहाँ पर कभी भी किसी तरीके का कोई भी एग्रेशन ईरान के अगेंस्ट होता है तो उसका यहाँ पर जवाब दे सके। अब देखिए, उसके जो हथियार होते हैं वो ओवरग्राउंड नहीं होते, अंडरग्राउंड होते हैं, तो उनको यहाँ पर भेद पाना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इजराइल को भी यहाँ पर अमेरिका की मदद लेनी पड़ी थी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने के लिए। इजराइल इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। जब यहाँ पर इजराइल ने कहा कि हमें यहाँ पर अमेरिका की मदद चाहिए, तो तब यहाँ पर अमेरिका तैयार हुआ था, वरना तो यहाँ पर इजराइल के लिए बस की बात थी ही नहीं। और यहाँ पर अगर वो जंग जारी रहती तो यहाँ पर इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो देखा जाए तो ईरान अभी भी यहाँ पर पावर है। भले से यहाँ पर 12 दिन के युद्ध में उसको काफ़ी ज़्यादा शक्ति चली गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईरान की पावर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर अमेरिका का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। लेकिन इस 12 दिन के युद्ध के दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ईरान यहाँ पर थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है। अब वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके अलावा उसने यहाँ पर बातचीत करने के लिए 3 शर्तें रखी है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, सर्वा है, उन्होंने यहाँ पर अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी है कि अगर हमारा सहयोग चाहिए और हमारा यहाँ पर साथ चाहिए, और हमसे चाहते हैं कि हम यहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई एग्रेशन ना दिखाएं, तो हमारी 3 शर्तें माननी होगी। तो क्या है वो 3 शर्तें, जिसकी बात यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर कर रहे हैं? सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर अमेरिका ईरान की 3 कंडीशंस को मानेगा? क्या यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में संबंध नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसका? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जब से यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तेल की जो शुरुआत हुई ना, उसकी वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो मिडिल ईस्ट में रहा है। और यहाँ पर जो पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में रहा है। हालांकि पहले एक और सुपर पावर होती थी यूएसएसआर, लेकिन यूएसएसआर के पास खुद भी तेल के इतने बड़े भंडार है कि उसको किसी दूसरे क्षेत्र में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा नहीं था। अमेरिका को यहाँ पर चाहिए था तेल, तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना था। तो उसने देखा यहाँ पर कि यार मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तेल है, और यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट में ये देश इतने सारे हैं, मानेंगे तो है नहीं ये सारे के सारे एक साथ एक ही बात पर, तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर पहले ईरान में चुनी हुई सरकार मोहम्मद मोसादेक की सरकार को यहाँ पर अपदस्थ करवा दिया, और यहाँ पर कू करवा दिया भाई, यहाँ पर लोगों को खिलाफ़ करवा दिया, मिलिट्री को सबको यहाँ पर खिलाफ़ करवा दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक पपेट सरकार आ गई मोहम्मद रज़ा शाह की। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना सारे के सारे वो काम किए जो अमेरिका चाहता था। लेकिन यहाँ पर वही मसला है कि शहर तो यहाँ पर ठीक ठाक हो गए और कुछ लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन जो थी ईरान की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना असंतुष्ट थी। और उन्होंने यहाँ पर ये चाहते थे कि भाई ये जो सरकार है
ये सारी की सारी अमेरिका के साथ काम कर रही है और देश का जो तेल है वो यहाँ पर औने पौने दामों में अमेरिका को और ब्रिटेन को दे रही है, तो ये नहीं चलेगा। तो 1979 में यहाँ पर सरकार के खिलाफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होते हैं और एक कू कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना तख्ता पलट हो जाता है। सरकार यहाँ पर रेज़ा शाह की चली जाती है और उसके बाद यहाँ पर बनते हैं रुहुल्लाह ख़ामेनी, सुप्रीम लीडर बन जाते हैं ईरान के। तो रुहुल्लाह ख़ामेनी बनते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पूरा देश पहले यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के साथ कोऑपरेट करता था। इनफैक्ट यहाँ पर ईरान के जो परमाणु का जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से ही बना था। लेकिन क्या हुआ, इस क्रांति के बाद सारा का सारा देश जो है अमेरिका के खिलाफ हो गया कि भाई हमारी गरीबी के पीछे अमेरिका का हाथ है, हम जो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में है अमेरिका का हाथ है, हमारा तेल यहाँ पर अमेरिका जो है ना छीन रहा है, हमसे यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दे रहा है, 100 में से 1 दे रहा है, जबकि 99 खुद रख रहा है, जबकि तेल हमारा खुद का है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना क्रांति कर दी और इसको बोला जाता है ग्रेट इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979। तो यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हो गई और उसके बाद तो यहाँ पर देखिए पूरा देश अमेरिका के खिलाफ हो गया। यहाँ पर ईरान में अमेरिका को बड़ा शैतान कहा जाता है, इजराइल को छोटा शैतान कहा जाता है। तो उसके बाद से यहाँ पर सिचुएशन देख लीजिए, एंटी अमेरिका यहाँ पर पूरी सिचुएशन हो गई है ईरान के अंदर। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली और यहाँ पर इसी की बदौलत अब देखिए ईरान के अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना अमेरिका और इजराइल दोनों हो गए थे। तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना अपनी अपनी चालें चली और जो भी यहाँ पर ईरान के सहयोगी संगठन थे या फिर जो है ना कुछ ऐसे लोग थे जो ईरान में परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, तो उनको यहाँ पर सीक्रेटली असैसिनेट करना शुरू किया, चाहे वो CIA हो या मोसाद हो, उन्होंने यहाँ पर ये काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका और इजराइल एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिली। और उसके बाद यहाँ पर जब गाज़ा के बीच में वॉर हुई, गाज़ा और इजराइल के बीच में वॉर, तो और ज़्यादा टेंशन देखने को मिली, क्योंकि तब यहाँ पर गाज़ा की हेल्प कर रहे थे लेबनान के जो हिजबुल्लाह थे वो, और यमन के जो हुती रेबल्स थे वो, और जो इराक़ में जो और सीरिया में जो मिलिशियाज़ थे, उन्होंने यहाँ पर जो है इज़राइल के अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 12 दिन की जंग हुई और उसके बाद यहाँ पर ईरान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो इज़राइल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इस चीज़ से। और इसके अलावा यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2015 में कई सारे देशों के बीच में और ईरान के बीच में कि तुम यहाँ पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दो, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस डील के होने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने और उन्होंने यहाँ पर अपने अमेरिका को इस डील से वापस से खींच के और वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिससे यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी ईरान की। और यहाँ पर क्या हुआ कि उसका जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता गया। भाई यहाँ पर कब तक यहाँ पर ईरान जो है ना वो ऐसे ही चलाता रहेगा, कब तक सेफ्टी देखेगा, वो भी तो अपने देश की सुरक्षा चाहेगा। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया और इसी के साथ ही प्योरिटी भी बढ़ा दी। ईरान यहाँ पर जो है ना 60% तक की प्योरिटी निकाल रहा है अपने यूरेनियम को, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए 90% तक की प्योरिटी होनी चाहिए यूरेनियम की। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर बातचीत के बारे में बात की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में यहाँ पर जो है ना हो सकता है कि आने वाले समय में सहयोग देखने को मिले, क्योंकि ईरान ने तो यहाँ पर ऐसे ही संकेत दिए हैं और यहाँ पर अमेरिका भी चाहता है कि किसी भी तरह का कोई वॉर ना हो जिससे अमेरिका को यहाँ पर फालतू में खर्चा करना पड़े। तो अमेरिका अपना खर्चा बचाने के लिए किसी भी वॉर्स में जाने से बचेगा और यहाँ पर ईरान भी यहाँ पर चाहेगा कि हम यहाँ पर किसी भी वॉर में ना उलझे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है ना बातचीत हो, लेकिन उसके लिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ख़ामेनी साहब, तो उन्होंने यहाँ पर 3 शर्तें रखी और वो है यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका को इजराइल का समर्थन पूरी तरह से बंद करना होगा। अब देखिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि अमेरिका ने अगर इजराइल का समर्थन बंद कर दिया तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो एक मतलब कि पूरी तरह से जो है ना समर्थन मिल जाता था मोसाद का, या फिर जो है ना ऐसे डर्टी काम जो अमेरिका करने से बचता है वो यहाँ पर वो इजराइल के ज़रिए कराता था, वो यहाँ पर नहीं करा पाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो ना इजराइल का समर्थन है वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि अमेरिका की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जितनी भी यहाँ पर नीतियाँ बनती है, उसमें यहाँ पर इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम यहाँ पर इजराइल करता है, चाहे वो पैसा देकर करे या फिर कुछ जो है ना सेक्स स्कैंडल करके टेप बनवा कर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके जो है ना अपने फेवर में काम ले ले। क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर इजराइल के फेवर में काम नहीं किया तो
तो उन नेताओं का यहाँ पर जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो नेता होते हैं वो इजराइल की बात मानते हैं। और यहाँ पर एप्स्टेन फाइल्स यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा कांड है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं कहीं ना यहाँ पर मेरा नाम एप्स्टेन फाइल्स में आ गया तो मेरी छवि यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। और उसकी जो पूरी चाबी है वो इजराइल के पास है, क्योंकि जो एप्स्टेन था वो इजराइल का नागरिक था, मोसाद का एजेंट था। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इजराइल इस तरह के जो कांड करता रहता है और जो नेता होते हैं अमेरिका में उनको यहाँ पर दबाने के लिए हर तरीका अपनाता है जो वो करवा चाहता है। तो देखिए यहाँ पर जो इजराइल की जो जायनिस्ट लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वो पूरी तरह से जो है ना अमेरिका की पॉलिटिशियंस को कंट्रोल में रखती है। तो देखिए यहाँ पर अमेरिका का इजराइल के अगेंस्ट जाना ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो पुराने जो नेता हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वेटरन लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी इजराइल की बात मानते हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन जो नए नए लीडर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्केप्टिकल है और वो चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर बैलेंस अप्रोच रखें, हम यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधा समर्थन ना करें। तो हो सकता है कि अभी के जो लीडरशिप है वो यहाँ पर भले से इजराइल के अगेंस्ट ना हो, लेकिन आने वाली जो लीडरशिप है वो यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी, महंगाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर भी यहाँ पर इस सब मुद्दे के बीच में भी अमेरिका इजराइल की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मदद करता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर अमेरिका के लोगों को समझ में आ रही है और वो यहाँ पर इजराइल का समर्थन करना बंद करना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले समय में हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है जो ईरान ने रखी है वो है यहाँ पर अपने जो मिलिट्री बेस है उसको पूरी तरह से हटाना। अब देखिए ये भी मसला टेढ़ा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट यहाँ पर एक तो जो है ना वल्नरेबल तो है, लेकिन साथ ही यहाँ पर रिसोर्सेज, एनर्जी के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने मिलिट्री बेसिस यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि मेरे मिलिट्री बेसिस बने, ताकि यहाँ पर कोई भी एंटी अमेरिका एक्टिविटी ना हो और यहाँ पर जैसा ऑयल हम चाहे वैसा यहाँ पर व्यापार हो। भले से यहाँ पर ऑयल के ऊपर कंट्रोल यहाँ पर रहे, लेकिन किस किस को देना है, कितना देना है, उन सब का कंट्रोल अमेरिका चाहता है रखना। तो उसके लिए यहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस है वो यहाँ पर काम करते हैं। तो मिलिट्री बेसिस भी हटाना अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी इंटरफेयर ना करना। अब देखिए ये भी चीज़ तो यहाँ अमेरिका के लिए ट्रिकी है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी तरीके से अमेरिका ने अपना समर्थन, अपना इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट से हटा दी तो उसके बाद चाइना और रशिया जो है ये दोनों ही देश यहाँ पर अपने जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर बढ़ा देंगे। और मिडिल ईस्ट को इस सब से कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर जो दिक्कत है वो अमेरिका के इंटरफेरेंस है। अमेरिका यहाँ पर जो मैटर में घुस जाता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर अभी चाइना की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। चाइना और रशिया यहाँ पर अगर इंटरफेयर करना चाहे वो कर सकते हैं और यहाँ पर कोई देश उनके खिलाफ बोलेगा भी नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर चीज़ें हैं और यहाँ पर इन तीनों ही कंडीशंस के लिए अमेरिका यहाँ पर राजी होना उनका मुश्किल ही है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन ईरान ने तो ये कंडीशन रख दी है। अभी लगता है कि यहाँ पर शायद ना हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर अमेरिका इन सब चीज़ों के लिए राजी हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू। प्लीज टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।